चले ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन कर लिया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शायद अपना है ना क्वेश्चन हो गया था सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद हमें जो यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करना है वो क्या है, हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसमें आईई और ईए दोनों के बीच का रिलेशन हमें समझना है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन आईई एंड डेल्टा एचईजी। मतलब आई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच का रिलेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में एक पूरा टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें सिर्फ हमने आईई को आईई से कंपेयर किया था, मतलब आईई के ऑर्डर्स बनाए थे, फर्स्ट आईई, सेकंड आईई वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा जहां पर हमने ईए या डेल्टा एचईजी के बारे में पढ़ा, उसके ऑर्डर्स वगैरह हम लोगों ने बनाए। अब ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें आईई एग्जाम में आपको दे देगा और ये पूछ लेगा, या फिर ईए एग्जाम में दे देगा और आईई पूछ लेगा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या क्या टाइप बन सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला टाइप क्या है बेटा, मान लो एक न्यूट्रल एटम एक्स है, ठीक है, और इसमें से आप पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बात समझेंगे और फिर इसी एक्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात समझेंगे। बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल के एक्स प्लस बनाना है तो मुझे बताइए ये प्रोसेस क्या है, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो कि रिमूव कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस आईई होता है या ई होता है? आई होता है। और ये आई किसको दी गई होगी, एक्स को या एक्स प्लस को? एक्स को। तो आपने एक्स को कुछ एनर्जी दी जिसे हम लोग बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और वो एनर्जी एक्स को देकर आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, न्यूट्रल एटम को एक्स प्लस में बदल रहे हो, मतलब न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एंडो। तो यहां से यहां निकालने में एनर्जी लगी, और एंडो है तो प्लस में लिखते हैं, अभी मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं। अब देखो ध्यान से, इसी प्रोसेस को रिवर्स में देखिएगा। अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स में देखो, एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चलिए ऐसे, तो बेटा इधर वाली प्रोसेस में ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। अब इधर वाली रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो आप रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में सोचिए क्या हो रहा है, एक्स प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड होके क्या बन रहा है, एक्स हो रहा है। तो एक्स प्लस से एक्स बन रहा है, इसका मतलब है आपने इस प्रोसेस में रिवर्स जाते वक्त इलेक्ट्रॉन लूज कराया या गेन कराया? बेटा गेन कराया। और इलेक्ट्रॉन गेन कराने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको क्या बोलता है, ईए, या फिर क्या बोला जाता है, डेल्टा एचईजी। क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इधर से इधर जाने पर जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई होगी ना, इधर से इधर आने पर उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो दोनों का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो बराबर होगा। अगर यहाँ 50 जूल लग रहा है तो यहाँ भी 50 जूल लगेगा, बस एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बराबर, ठीक है। देखिएगा इधर ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं आईई ऑफ एक्स। भाई आयनाइजेशन एनर्जी किसको दी गई थी, एक्स को। तो आईई ऑफ एक्स विल बी इक्वल, ये दोनों एनर्जी बराबर है, विल बी इक्वल टू डेल्टा एचईजी ऑफ एक्स प्लस, डेल्टा एचईजी ऑफ एक्स प्लस, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, बराबर। अब जरा इस रिलेशन को, है ना, हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर बोले तो क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी न्यूट्रल एटम विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इट्स कैटायन। न्यूट्रल एटम का आई उसी न्यूट्रल एटम के कैटायन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अब आगे सुनिएगा, अगला केस क्या बनता है, ध्यान से देखिए। यहां पर आपने पहले स्टेप पे इलेक्ट्रॉन निकाल के कैटायन बनाया, अब मैं एनायन बनाता हूं। पहले मान लो एक्स में आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया, तो क्या बन गया बेटा, एक्स माइनस। ये जो प्रोसेस दिख रही है आपको, ये आईई है या डेल्टा एचईजी है बेटा, डेल्टा एचईजी। यहां इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अगर इसी प्रोसेस को मैं रिवर्स कर दूं तो मुझे बताइए, अब ये प्रोसेस एक्स माइनस से एक्स बनने का प्रोसेस हो गया, ये क्या है, आईई हो गया। अब देखो एक्स माइनस से एक्स बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इधर रिवर्स वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, आईई। अब जरा ध्यान से सुने, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस अगर एक एंडो है तो एक एक्सो होगा, और अगर एक एक्सो है तो एक एंडो होगा। बताइए न्यूट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस कैसा होता है, जनरली एक्सो, लेकिन तीन प्रोसेस में एंडो। कौन कौन से तीन केस, ग्रुप 18, ग्रुप 2, नाइट्रोजन। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरली तो ये प्रोसेस एक्सो है, अगर ये एक्सो है तो ये एंडो होगा। और तीन केसेस, ग्रुप 18, ग्रुप 2, नाइट्रोजन में ये प्रोसेस एंडो है, तो ये वाला प्रोसेस एक्सो होगा। यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, आईई ऑफ, ये आई किसके लिए, एक्स के लिए या एक्स माइनस के लिए, एक्स माइनस के लिए। आई ऑफ एक्स माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू
डेल्टा HEG ऑफ x के मैग्नीट्यूड के बराबर, डेल्टा HEG ऑफ x के मैग्नीट्यूड के बराबर, ये रिलेशन यहां से निकल के आता है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे इसमें हमने क्या बोला, न्यूट्रल एटम का आई उसके कैटायन के डेल्टा HEG के बराबर है। यहां पर हम क्या बोलेंगे, एनायन का आई उसके न्यूट्रल एटम के डेल्टा HEG के बराबर होगा। अब आप देखो इन दोनों रिलेशन को समझिए, होगा क्या, क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो एग्जाम में अगर आपको IE दिया हुआ है और डेल्टा HEG पूछा गया है, ध्यान सुनना, IE दिया गया और डेल्टा HEG पूछा गया है, या फिर एग्जाम में आपको डेल्टा HEG दिया गया है और IE पूछा गया है, तो IE देकर ये पूछ ले या EA देकर IE पूछ ले, आपको समझ में आ जाने चाहिए क्वेश्चन इस टॉपिक का। पहली बात, IE देकर IE पूछे तो आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक, EA देकर EA पूछे EA का टॉपिक, लेकिन IE देकर EA और EA देकर IE पूछे तो टॉपिक कौन सा, रिलेशन बिटवीन IE एंड EA या IE एंड डेल्टा HEG, एक ही बात है। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे। मुझे बताओ IE किसका दिया गया है, एटम का या आयन का? न्यूट्रल एटम का IE दे रखा है, और EA किसके बारे में पूछेगा, आयन के बारे में। एटम देकर आयन पूछे, न्यूट्रल एटम देकर आयन पूछे, और या फिर आयन देकर न्यूट्रल एटम पूछे, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी इक्वेशन काम में आएगी, इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में यह बात पक्का है कि IE देकर ये पूछेगा या EA देकर IE पूछेगा, ये बात खत्म है। मतलब क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक दिया होगा, दूसरा पूछेगा, लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन में जिसका IE है जिसका EA दिया गया होगा या पूछा गया होगा, उनमें से एक न्यूट्रल एटम होगा और एक आयन होगा। न्यूट्रल का देकर आयन पूछेगा या आयन देकर न्यूट्रल पूछेगा, तो इक्वेशन 1 या 2 में से काम आएगी। और एक केस और बनता, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा थर्ड, न्यूट्रल एटम देकर न्यूट्रल एटम के बारे में ही पूछ लेगा, न्यूट्रल देकर न्यूट्रल के बारे में ही पूछ ले, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 का यूज करना पड़ेगा। और उस इक्वेशन नंबर 3 पे अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर कि इक्वेशन नंबर 3 क्या होती है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, समझते हैं उसको। देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो दो स्टेप अभी आपके सामने लिखी गई है, इसी के बाद हम लोग यहां पर थर्ड स्टेप को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपको x और x माइनस दिया गया और आपसे पूछा कि इस x और x माइनस में से किसका z इफेक्टिव ज्यादा है और किसका z इफेक्टिव कम है, क्या बता सकते हैं? ये 6 क्वेश्चन में से कौन सी कैटेगरी है? देखो जरा ध्यान से, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट याद आता है, z इफेक्टिव। z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसका z इफेक्टिव ज्यादा है? x का z इफेक्टिव ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो z इफेक्टिव कम, और नेगेटिव चार्ज कम तो z इफेक्टिव ज्यादा। अच्छा, अभी इन्हीं दोनों का अगर मैं IE निकाल दूं, I ऑफ x और I ऑफ x माइनस, क्या मुझे बता सकते हो दोनों में से किसका I ज्यादा होगा? x का, ऑब्वियसली। क्यों? वही z इफेक्टिव, जिसका z इफेक्टिव ज्यादा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। अब ध्यान सुनो, यहां पर ये IE है और यहां पर भी I है। मैंने बोला ये टॉपिक में I देकर ये या ये देकर I पूछेगा। हम क्या करने वाले, ये जो वैल्यू है ना I ऑफ x माइनस, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 2। जरा सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन में I ऑफ x माइनस जो है, यहां पर भी I ऑफ x माइनस आ रहा है, यहां पर भी I ऑफ x माइनस आ रहा है। क्या I ऑफ x माइनस के बदले मैं डेल्टा HEG ऑफ x लिख दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? नहीं है, क्योंकि बराबर है दोनों। तो यहां पर हम क्या करने वाले, इसको तो एज इट इज लिख दिया मैंने, I ऑफ x, एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी चल रही है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन चल रहा है, चलेगा। और उधर जो I ऑफ x माइनस है उसके बदले में क्या लिख दे रहा हूं, डेल्टा HEG ऑफ x, डेल्टा HEG ऑफ x, ये हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मॉड और इसका मॉड ले लिया। अब मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं इस रिलेशन को थ्योरेटिकली बोलना चाहूं तो क्या यह रिलेशन ऐसा बोला जा सकता है? पहली बात, क्या यहां पर I देकर EA या EA देकर I का क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। और दूसरी बात, इसमें न्यूट्रल और आयन था, न्यूट्रल और आयन था, यहां पर ये भी न्यूट्रल। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, I देकर ये पूछेगा, ये देकर I पूछेगा। तो ये तो तीनों में ही हो रहा है, I से EA से I कुछ ना कुछ पूछेगा। लेकिन न्यूट्रल देकर आयन, आयन देकर न्यूट्रल, न्यूट्रल और आयन का क्वेश्चन है तो ये दोनों काम आएंगे, और न्यूट्रल से न्यूट्रल का कंपैरिजन हो
तो ये वाली इक्वेशन काम आएगी। इक्वेशन देखिए, यहां पर दोनों के वैल्यू क्या थे, बराबर, यहां पर वैल्यू ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी न्यूट्रल एटम का आई हमेशा उसी न्यूट्रल एटम के ईए की वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा। मतलब फ्लोरीन ले लिया मान लो मैंने, तो फ्लोरीन के आई का जो भी वैल्यू होता होगा वो फ्लोरीन के डेल्टा एचईजी के मुकाबले ज्यादा होगा। क्लोरीन का आई क्लोरीन के डेल्टा एचईजी से ज्यादा होगा। ये बात आपको जो दिख रही है ये मैथमेटिकली प्रूव हुई है किसके लिए, सेम एटम के लिए, एक्स और एक्स मतलब एटम सेम है। ये बात सेम एटम के लिए तो वैलिड है, ये बात डिफरेंट एटम्स के लिए भी वैलिड है। मतलब क्या, लिखना नहीं अभी आपको सुनिएगा। मान लो मैंने एक एटम एक्स बोला, इसका आपने क्या निकाला, आई, और एक मैंने एटम बोला वाई, और इसका आपने क्या निकाला, डेल्टा आई जी। क्या ये न्यूट्रल एटम है कि नहीं है बेटा, है। क्या ये भी न्यूट्रल एटम है कि नहीं है, दोनों एटम सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन जब भी न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से होगा, न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से होगा, क्या ये न्यूट्रल और न्यूट्रल का कंपैरिजन है, क्या नहीं। जब भी न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से होगा, आई का वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होता है। इसके लिए तो आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, हमने डिराइव किया, इसके लिए मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, पर इसको मैं वैल्यू से आपको समझा सकता हूं, हिंट बता देता हूं, ध्यान सुनना, ये लिखवाऊंगा मैं, ध्यान सुनेगा बेटा। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट है उनमें से सबसे ज्यादा ईए किसका होता है, क्लोरीन का। किसका होता है, क्लोरीन का ईए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। मतलब अगर मैं क्लोरीन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट यहां रख दूं तो उसका ईए तो कम ही होगा, ठीक है ना। इसका ईए मान लो 350 है, कितना है, 350, इसी के आसपास होता है, ठीक है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है ना, उनमें से मिनिमम, वो मैक्सिमम लिया, ये मिनिमम ले रहा हूं, मिनिमम आई किसका होता है, सीजियम का। किसका होता है, और ये जो सीजियम की मिनिमम आई है ना, इसका जो वैल्यू है ना, वो भी इस 350 से ज्यादा है, वो भी इस 350 से। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसका सबसे कम आई है वो सबसे ज्यादा ई से ज्यादा है, तो अब यहां पर कोई और आएगा तो उसका वैल्यू तो बड़ा ही होगा, और यहां कोई और आएगा तो उसका वैल्यू तो छोटा ही होगा। तो क्या इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एटम का आई कुछ भी हो बड़ा ही होगा, और न्यूट्रल एटम का ई कुछ भी हो कम ही होगा। लेकिन शर्त क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, न्यूट्रल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आयन ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया, ऐसी केस की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी न्यूट्रल से न्यूट्रल का कंपैरिजन होगा, आई हमेशा ही ज्यादा होगा। इस बात को अपन मैथमेटिकली नहीं बता सकते, बट हाँ वैल्यू के बेसिस पे इसको समझा जा सकता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं लिखवा दूंगा। जब तक एक काम करें, ये जो तीनों इक्वेशन है, फटाफट इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
चलो बेटा ना, अब ये तीनों इक्वेशंस को लिखने के बाद एक नोट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी दो न्यूट्रल एटम्स का जब आप कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो एटम सेम हो चाहे वो एटम डिफरेंट हो, न्यूट्रल एटम का आई हमेशा क्या होगा, ज्यादा, और न्यूट्रल एटम का ई हमेशा क्या होगा, कम। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। आई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, आई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, IE of any neutral atom is always greater. IE of any neutral atom is always greater than delta HEG of any other neutral atom. IE of any neutral atom is always greater than delta HEG या EA, जो चाहे वो लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। IE of any neutral atom is always greater than delta HEG, always greater than delta HEG of any other neutral atom. Delta HEG of any other neutral atom, मतलब कोई भी दो न्यूट्रल एटम हो, भले सेम हो डिफरेंट हो, आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा बेटा, ज्यादा, और डेल्टा एचईजी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कम। चलिए, अब इसके ऊपर क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, या कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं या कैसे आ सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चंस बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, if ionization enthalpy of atom X, या ऐसा लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम Na, सोडियम की बात करें ना, ऑफ एटम Na है ना, सोडियम की बात चल रही है, इज प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम सोडियम या सोडियम एटम इज प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then determine delta HEG, of Na plus ion, ठीक है। ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा ऑप्शन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से पढ़ें, और क्वेश्चन को देखकर पढ़ें कि इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आई देकर आई पूछा गया है, ईए देकर ईए पूछा गया है, आई देकर ईए पूछा गया, क्या टाइप है बताइए। आई दिया हुआ है और ईए पूछा गया है। बेटा जब भी क्वेश्चन में आई देकर ईए पूछे या ईए देकर आई पूछे, तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कौन सा टॉपिक है बेटा, ये रिलेशन बिटवीन आई एंड ईए वाला। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, न्यूट्रल का कंपैरिजन आयन से हो रहा होगा, या फिर न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से हो रहा होगा। आप जरा क्वेश्चन को पढ़ें तो न्यूट्रल दे रखा है और आयन पूछा गया है, मतलब इसका मतलब हुआ कि यहां पर कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है, न्यूट्रल का आयन से कंपैरिजन हो रहा है। और न्यूट्रल का जब भी आयन से कंपैरिजन होगा ना, या तो इक्वेशन नंबर 1 काम में आएगी या फिर इक्वेशन नंबर 2 काम में आएगी। अब जरा आपको क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि 1 काम में आ रहा है या 2 काम में आ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्लियरली इक्वेशन 1 से हो रहा है ये सॉल्व। आपको न्यूट्रल एटम का आई कितना दे रखा है, 5.1, उसके केटायन का डेल्टा एचईजी पूछा गया है, तो वो भी बराबर ही होगा, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 5.1। करेक्ट आंसर इज 5.1। अगले क्वेश्चन में ध्यान सुनना, क्वेश्चन अभी भी यही है, ऑप्शन बदल रहा हूं इस बार, ठीक है। क्वेश्चन यही है, इसके लिए एक और केस बना सकता है ऑप्शन में, उसको भी लिखा दे रहा हूं, कभी आ जाए तो अपने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन के सेट बदल दे रहे हैं अपन। पहला ऑप्शन लिखेगा प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं केवल। पहला ऑप्शन प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर इसका 4th है। 5.1 का 5.1 तो रहेगा, जैसे पहले वाले ऑप्शन में आपको प्लस माइनस नहीं दिया था, सिर्फ वैल्यू दिया था, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर रहना ही है। लेकिन ध्यान से सुन ले, अगर आईई का प्रोसेस प्लस में है तो ईए का प्रोसेस माइनस में होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही, तो अगर एक एंडो है तो दूसरा एक्सो होगा। और इसीलिए
जो साइन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में आपको साइन के साथ दे रखा है, पहले वाले में तो कोई साइन नहीं दिया है, तो सिर्फ इक्वल टू में काम चल जाएगा, लेकिन दूसरे वाले में आपको साइन कन्वेंशन दे रखे, और साइन कन्वेंशन दे रहे तो ध्यान रखना, अगर आई पॉजिटिव होगा तो ईए नेगेटिव होगा, और अगर आई नेगेटिव होगा तो डेल्टा एचईजी पॉजिटिव होगा, और उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, if IE of atom A, if IE of atom A is 150 kilojoule per mole, if IE of atom A is 150 kilojoule per mole, then determine delta HEG, then determine delta HEG of atom B, then determine delta HEG of atom B. ऑप्शंस लिखे। पहला ऑप्शन 50 किलो जूल पर मोल, 50 किलो जूल पर मोल। दूसरा ऑप्शन 150 किलो जूल पर मोल। तीसरा ऑप्शन 250 किलो जूल पर मोल। लास्ट ऑप्शन कैन बी एनी ऑफ दीज, कैन बी एनी ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। कैसे पता चला? पहले बात तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या देकर क्या पूछा गया है? आई देकर ये पूछा गया। जब भी आई देकर ये पूछे या ये देकर आई पूछे, समझ में आना चाहिए बेटा टॉपिक कौन सा चल रहा है, ये वाला। दूसरी बात, कंपैरिजन देखिए, न्यूट्रल को आयन से कंपेयर किया गया है या न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर किया गया है? न्यूट्रल को न्यूट्रल से। एक एटम ए दे रखा और दूसरे एटम बी के बारे में पूछा, आयन का कहीं नामो निशान है ही नहीं। जब भी न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से होगा, आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ज्यादा। और आई का वैल्यू कितना दे रखा आपको? 150। तो ये पूछा गया, तो ये शुड बी लेस देन 150, और लेस देन 150 का एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा बेटा? 50 वाला, या जो भी दे रखा है उसको टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, if x kilojoule per mole energy is released, if x kilojoule per mole energy is released, if x kilojoule per mole energy is released when 1 mole of atom A, when 1 mole of atom A is converted into, when 1 mole of atom A is converted into its uni-negative anion, is converted into its uni-negative anion. Full stop. पहले यहां तक का मीनिंग समझो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है अपन ने? पढ़ो यहां तक, समझो इसको जरा ध्यान से। क्या बोला है? एक एटम ए है और इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? यूनी नेगेटिव। यूनी नेगेटिव मतलब मोनो नेगेटिव, मोनो नेगेटिव मतलब एक माइनस चार्ज, है ना? कितने मोल को कन्वर्ट कर रहे हो? 1 मोल। 1 मोल ए को 1 मोल ए माइनस में कन्वर्ट करते वक्त ये बताओ ये आई है या ई है? ई है। और जनरली पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलीज एनर्जी आपको कितनी दे रखी है? डेल्टा एचईजी का वैल्यू आपको दे रखा है x किलो जूल पर मोल। यहां तक की बात समझ में आती है? ये लिख दिया अपन ने। अब आगे लिखिए, दिस energy is utilized, this energy is utilized to convert, this energy is utilized to convert atom A into its uni-positive cation, atom A into its uni-positive cation, atom A into its uni-positive cation. Then how many moles of uni-positive cation can be formed? Then how many moles of uni-positive cation can be formed? पहला ऑप्शन लिखें, लेस देन 1 मोल। दूसरा ऑप्शन लिखें, इक्वल टू 1 मोल। तीसरा ऑप्शन लिखें, मोर देन 1 मोल।
लास्ट ऑप्शन लिखें मोर देन, या ऐसा लिखें एनी ऑफ थ्री, एनी ऑफ थ्री। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, इसमें क्या कंडीशन बनेगी। आपको बोल रखा है ए से ए माइनस बनाते हुए कितनी एनर्जी रिलीज हुई बेटा, एक्स। अब सुनो इधर, अब आपको आगे क्या बोल दिया कि ए को ए प्लस में कन्वर्ट करना है, मतलब इस प्रोसेस के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, आई। अच्छा, मैं इसको स्टैंडर्ड अगर 1 मोल के लिए बात करूं, है ना, तो 1 मोल ए को ए प्लस बदलने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती होगी, मान लो उसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, वाई मोल, है ना, वाई किलो जूल पर मोल, ऐसा बोल दिया, वाई किलो जूल पर मोल बोल दिया। मुझे बताओ एक्स और वाई में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी, वाई की। ये बात तो समझ में आती है, न्यूट्रल एटम का आई हमेशा क्या होगा, ज्यादा, मतलब इसको इसमें बदलने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और यहां जो एनर्जी मिल रही है वो कम है, और ये कम वाली एनर्जी अपन ने इसको दी, तो क्या इसका 1 मोल कन्वर्ट हो पाएगा क्या, नहीं। 1 मोल से ज्यादा होगा या 1 मोल से कम होगा, कम होगा। तो यही आंसर है आपका, और आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 1 मोल, लेस देन 1 मोल, है ना। मोल वोल आ जाए तो घबराना नहीं, ऐसा नहीं मोल देगा तो क्वेश्चन ही छोड़ दे, भैया इनऑर्गेनिक में मोल क्या कर रहा है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस वो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है ना, तो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, फोर रैंडम वैल्यूज, फोर रैंडम वैल्यूज, फोर रैंडम वैल्यूज represent IE of fluorine, IE of F, comma, IE of Cl, chlorine, IE of fluorine, IE of chlorine, comma, EA of fluorine and EA of chlorine, फ्लोरीन और क्लोरीन का IE और फ्लोरीन और क्लोरीन का EA, IE of fluorine, IE of chlorine, EA of fluorine and EA of chlorine. If the values are 100, 400, 200, 300, if the values are 100, 400, 200, 300, then which value represents what? Then which value represents what? चार वैल्यू आपके सामने दे दी गई है, रैंडम वैल्यूज है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, और इनमें से चारों में से कोई वैल्यू आई ऑफ फ्लोरीन है, कोई वैल्यू आई ऑफ क्लोरीन है, कोई ई ऑफ फ्लोरीन है, कोई ई ऑफ फ्लोरीन है। आपने को पहचानना है कौन सी वैल्यू किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो मुझे बताइए कि यहां पर आपने जो फ्लोरीन और क्लोरीन लिया है, क्या ये दोनों न्यूट्रल एटम है या आयन है बेटा, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का कुछ भी लो, आई लो चाहे ये लो, आई हमेशा क्या होगा, ज्यादा, चाहे वो सेम एटम हो चाहे वो अलग एटम हो। तो मुझे बताइए इनमें से दो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो पहले इसको मैं लाइन से जमा देता हूं, 100, 200, 300 और 400। जो दो बड़ी वैल्यूज हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आई को। एक फ्लोरीन का आई होगा, एक क्लोरीन का आई होगा। और जो दो छोटी वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईए या डेल्टा एचईजी को। एक फ्लोरीन का होगा, एक क्लोरीन होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने रैंडमली ली है, बट एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा तो आपको हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू दे। अब बताओ मुझे, यहां पर इन दोनों में से फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों आई है, बताइए आई ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का, फ्लोरीन का। एफ का आई ज्यादा होता है। तो इनमें से ये वाला जो वैल्यू है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई ऑफ फ्लोरीन को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई ऑफ क्लोरीन को। अच्छा, डेल्टा एचईजी या ईए में किसका ईए ज्यादा होता है, क्लोरीन का। सेकंड और थर्ड पीरियड पी ब्लॉक में एक्सेप्शन होता है। तो ये बड़ी वाली वैल्यू क्लोरीन का ईए है, और छोटा वाला वैल्यू फ्लोरीन का ईए या डेल्टा एचईजी होगा। तो ये आपका आंसर है। इनमें आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट ऐसे बना के दे देगा। 100 रिप्रेजेंट्स आई ऑफ फ्लोरीन, 100 रिप्रेजेंट्स आई ऑफ क्लोरीन, ऐसे बना के देगा और आपको पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए ना, अब ये सारे केसेस को डिस्कस करने के बाद एक और पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, ध्यान सुनना। इधर देखिए जरा ध्यान से, इस सेकंड वाले इक्वेशन को देखो ना। सेकंड वाला अपना मेन मोटिव है आज के लेक्चर में, ना।
आप देखो सेकंड से हमने एक तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा, सेकंड से हम लोग एक और कुछ सॉल्व करने वाले, वो क्या है ध्यान सुना बेटा। जब हमने आई पढ़ा था, आई का टॉपिक पढ़ा था, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि आपको आई तीन चीजों के लिए पढ़ना होता है। एक तो न्यूट्रल एटम की आई पढ़ना होता है, कैटायन की आई पढ़ना होता है, और एक एनायन का आई पढ़ना होता है, ठीक है। न्यूट्रल एटम के लिए आई का प्रोसेस ऑलवेज एंडो होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ऑलवेज एंडो होगा, और ये तो और ज्यादा एंडो होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो इनके बारे में तो हम ऑलरेडी आई में पढ़ चुके हैं। हमने न्यूट्रल एटम का आई पढ़ा था, और उसके बाद हमने I2 I3 जो पढ़ा था वो केटायन के लिए होता था, तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए अभी तक हमने कोई बात नहीं पढ़ी। मुझे किसका आई चाहिए? एनायन का। क्या एनायन का, क्या एनायन का आई को आई से सॉल्व ना करके मैं न्यूट्रल एटम के ईए से सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बेटा कर सकता हूं। तो जब भी किसी मोनो नेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको आपको एनायन की आई से सॉल्व नहीं करना है, उसको न्यूट्रल एटम के ईए से सॉल्व करना है। वो ज्यादा बेटर तरीका होता है। ध्यान सुनिएगा, यहां पर एक बात लिख रहा हूं, मोनो नेगेटिव एनायन की आईई का क्वेश्चन, मोनो नेगेटिव एनायन की आई का क्वेश्चन न्यूट्रल एटम के डेल्टा HEG या फिर उसको बोल सकते हैं ईए से सॉल्व करें। यह बात हमेशा ध्यान रखना। कभी भी किसी भी मोनो नेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको मोनो नेगेटिव एनायन के आई से सॉल्व नहीं करना है, किससे सॉल्व करना है? न्यूट्रल एटम के ईए से। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला, पहले काम करें, इस पॉइंट को नोट बना के लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिखिए डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईई फॉर क्वेश्चन लिखिएगा डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईई फॉर, और पहला केस आपको दिया है F माइनस एंड Cl माइनस। मुझसे क्या पूछा गया इस बार? मोनो नेगेटिव एनायन की आई पूछा है मुझसे। पूछा है, इधर ध्यान देना, कि आई ऑफ F माइनस और आई ऑफ Cl माइनस का ऑर्डर बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या है। मुझे इनके आई के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने आई जो पढ़ा था ना, वो तो न्यूट्रल एटम और उसके केटायंस की आई पढ़ी थी, एनायन का नहीं पढ़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं किससे सॉल्व करूंगा? ईए से। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या मैं आई ऑफ F माइनस के मैग्नीट्यूड को डेल्टा HEG ऑफ F के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बेटा लिख सकता हूं। और मैं क्या IE ऑफ Cl माइनस के मैग्नीट्यूड को क्या मैं डेल्टा HEG ऑफ Cl के मैग्नीट्यूड के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बेटा लिख सकता हूं। अच्छा मुझे बताइए, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इन दोनों में से इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, पर मुझे न्यूट्रल एटम के ईए के बारे में तो जानकारी है। मुझे बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में से ईए किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। जब ये वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये भी तो बड़ा ही होगा। तो आपको जब भी एनायन की आई का क्वेश्चन आ जाए ना, तो एनायन की आई को आई से सॉल्व मत करो, न्यूट्रल एटम के ईए से सॉल्व कर दो। उनके न्यूट्रल एटम के ईए का जो ऑर्डर होता होगा ना, वही ऑर्डर उनके मोनो नेगेटिव एनायन की आईई का भी बन के आ जाएगा। नोट कर लें पहले इस बात को। बनाइए इसका ऑर्डर। आई का ऑर्डर बनाना है, क्वेश्चन वही है, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आई। एफ माइनस और Cl माइनस का ऑर्डर आपने ऑलरेडी देख लिया, एफ और Cl का ऑर्डर और बनाना है, ये भी हम लोग पहले से जानते हैं, और फिर चारों को मिक्स करना है आपको।
चले बेटा ना, अब मुझे बताइए ये दोनों कैसे आइटम है बेटा, न्यूट्रल, और ये दोनों कैसे एनायन। क्या न्यूट्रल वालों का आई का ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं? हाँ बताइए, आई ऑफ फ्लोरीन क्या होगा, ज्यादा, और आई ऑफ क्लोरीन क्या होगा, कम। ये तो न्यूट्रल का ऑर्डर हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले एनायन का ऑर्डर बनाया। मुझे बताइए एनायन में किसका आई ज्यादा है बेटा, Cl माइनस का आई ज्यादा है, और आई ऑफ F माइनस का वैल्यू कम है। अब मुझे बताओ, ये दोनों के ऑर्डर तो बन गए इंडिविजुअली, न्यूट्रल न्यूट्रल का ऑर्डर बना लिया, आयन आयन का ऑर्डर बना लिया, अब दोनों को मिक्स करना है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये न्यूट्रल एटम का आई है या नहीं है बेटा, है। और ये जो है क्या ये न्यूट्रल एटम का ई है कि नहीं है बेटा, है। देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूट्रल एटम के ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये न्यूट्रल एटम का आई है, और ये दोनों जो वैल्यू है ये न्यूट्रल एटम के ई को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम का आई हमेशा किसी न्यूट्रल एटम के ई से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये वैल्यू हमेशा बड़ी ही होंगी, और जब ये वैल्यू बड़ी होंगी तो अब ऑर्डर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे कम पे आएगा F माइनस, उससे ज्यादा पे आएगा Cl माइनस, उससे ज्यादा पे आएगा Cl, और उससे ज्यादा पे कौन आएगा, F। इसको आप Z इफेक्टिव के थ्रू भी सोच सकते थे कि भैया इसका न्यूट्रल एटम है तो Z इफेक्टिव ज्यादा, तो आई ज्यादा, एनायन है तो Z इफेक्टिव कम, और ऑर्डर में पीछे, और फिर इन दोनों का ऑर्डर बना ले, इन दोनों का ऑर्डर बना ले, ऐसे भी कर सकते थे। बट ठीक है, हम जिस कॉन्सेप्ट से बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली मैंने समझाया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल रेयर है। अपन मार्केट के हिसाब से पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, तो मैं बता दूंगा आपको क्लियरली। तो ये मार्केट के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप कभी इधर उधर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए हमको इसको डिस्कस करना जरूरी था। हाँ, इसमें हमने बस एक कॉन्सेप्ट समझा लॉजिकल। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि मोनो नेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन आए तो उसको किससे सॉल्व करना बेटा, ई से। हालांकि ऐसे ऑर्डर का क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में आया, और आने की पॉसिबिलिटी भी रेयर है, पर पूछा जा सकता है। तो अब इसका मैं आपको जुगाड़ मेथड बता देता हूं कि करना क्या है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप एग्जाम में कर पाओ, सही तरीके से कर पाओ, उसका कोई गारंटी नहीं होगा। तो ध्यान सुनिएगा, आपको क्या क्या दिया है बेटा, एफ दिया और Cl दिया है। जुगाड़ ये जो बताया जा रहा है कब लगाना है, जब सेम ग्रुप के केस हो और उसी ग्रुप के मोनो नेगेटिव एनायन आपको दिया हो। तो पहले तो ग्रुप को लिख लो, इलेक्ट्रॉन 9, इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, ठीक है ना। ग्रुप के हिसाब से आपने अरेंज कर दिया, और फिर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहां से चालू करिए और ऐसे ऑर्डर को पा दीजिए, F माइनस, Cl माइनस, Cl F, ये ऑर्डर आ जाएगा। और ये ऑर्डर यहां पर जो स्टार्ट कर रहे हो, ये कौन सी वैल्यू होगी बेटा, मिनिमम, और ये वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम। तो ये इसका जुगाड़ मेथड है, कभी भी आ जाए सीधे से एक कर्व बना देना, और उस कर्व के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। सपोज एग्जाम में आपको ये दिया गया, इधर देखो, O माइनस S माइनस, सपोज ये दिया गया। क्या ये भी सेम ग्रुप और उसके मोनो नेगेटिव एनायन है या नहीं है बेटा, है। तो अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो अपने को ऑर्डर समझ में आना चाहिए कि इसका ऑर्डर जब हम बनाने जाएंगे तो बताइए, सबसे पहले इसको अरेंज कर देता हूं। यहां आ गया O, यहां आ गया S, उसके सामने उसी का एनायन, उसके सामने उसी का एनायन, जो घुमा दीजिए और मिनिमम से मैक्सिमम बना दीजिए। O माइनस S और O, ये ऑर्डर बन के आ जाएगा इनके IE के लिए। नोट डाउन कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। चले ना। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके सामने, इन दोनों को डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ता हूं मैं। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, ध्यान सुनना। हम लोगों ने अभी, मैंने आपको बोला कि हमने जब आई पढ़ा था तो मैंने आपको ये बोला था कि हमने न्यूट्रल एटम के आई के बारे में बात करी, केटाइन के आई के बारे में बात करी। जब भी मोनो नेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन आएगा उसको आई से सॉल्व करूंगा या ई से सॉल्व करूंगा बेटा, ई से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फॉर न्यूट्रल एटम आई इज ऑलवेज एंडोथर्मिक? बिल्कुल सही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं केटाइन के लिए आई इज ऑलवेज एंडोथर्मिक? बिल्कुल सही है।
पर एनआईएन के लिए आईई का प्रोसेस जनरली एंडो, कभी कभार एक्सो होता है। क्यों होता है, ध्यान सुनना। मुझे बताइए, जब हम जनरल बात करते हैं तो जनरली किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, एक्सो। और अगर ये वाला प्रोसेस एक्सो है तो इसका रिवर्स वाला जो आई का प्रोसेस है वो कैसा होगा, एंडो। तो एनआईएन के आई का प्रोसेस जनरली कैसा हो जाएगा, एंडो। लेकिन अगर ये एटम ग्रुप 18, ग्रुप 2 या नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने का ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडो। और अगर ये एंडो होगा तो ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो। तो एनआईएन की आई का प्रोसेस जनरली तो एक्सो एंडो होगा, लेकिन कभी कभार एंडो भी हो सकता है या एक्सो भी हो सकता है, उसको हमें डिस्कस करना है। नोट बनाइएगा, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखाता हूं और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। एक लास्ट पॉइंट इसको भी समझ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, the process of removal of electron, the process of removal of electron, ब्रैकेट में IE है ना, the process of removal of electron, ब्रैकेट में IE, is always endothermic, is always endothermic for neutral atom, is always endothermic for neutral atom और cations, और कैटायंस के लिए और न्यूट्रल एटम के लिए आई का प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, एंडो। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, फॉर मोनो नेगेटिव एनायंस, फॉर मोनो नेगेटिव एनायंस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर मोनो नेगेटिव एनायंस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी endothermic, may be endothermic or may be exothermic, may be endothermic or may be exothermic, may be endothermic और may be exothermic। चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी और इन दो इक्वेशन की मदद से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं जो स्टेटमेंट आपको बताया गया। इधर देखिए बेटा, पहला प्रोसेस जो हमने लिया वो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के एडिशन का है और दूसरा प्रोसेस जो हमने लिया वो नियॉन में इलेक्ट्रॉन के एडिशन का। मुझे बताइए, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का प्रोसेस क्या ये आईई है या ईए है बेटा, ईए। अगर ये प्रोसेस ईए है तो ये वाला प्रोसेस कौन सा होगा, आई। ये भी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये प्रोसेस क्या है बेटा, ईए। और ये प्रोसेस क्या होगा, आई। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन में जो पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, क्या ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट करता है या फोर्सफुली एंटर कराना पड़ता है, खुद ब खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद। मतलब ये खुद अट्रैक्ट करेगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब यहां एनर्जी रिलीज हो रही तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सो। और अगर ये वाला प्रोसेस एक्सो है तो रिवर्सिबल वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, आती है। अब मुझे बताओ, न्यू एनायन का, मोनो नेगेटिव एनायन, स्टेटमेंट देखना, मोनो नेगेटिव एनायन के आई का प्रोसेस कैसा हो सकता है, एंडो हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं है। अब आइए यहां पर, नियॉन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना खुद ब खुद होगा या फोर्सफुली कराना पड़ेगा, फोर्सफुली। इसका मतलब है ये वाला प्रोसेस कैसा हो रहा है, एंडो। और अगर ये एंडो है तो ये कैसा होगा, तो मोनो नेगेटिव एनायन के आई का प्रोसेस, मोनो नेगेटिव आई के एनायन का प्रोसेस एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है। लेकिन न्यूट्रल एटम के आई और न्यूट्रल एटम से बने जो कैटायंस होते हैं उनके आई का प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। ये दोनों इक्वेशन इस बात को सपोर्ट में लिख ले। आगे हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। चले बेटा ना, अब ये सारी बातें लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में बोला जाएगा EN, ठीक है। पहले तो हेडिंग डाल लें, डेफिनेशन बोल रहा हूं, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, it is defined as the tendency of an atom, it is defined as the tendency of an atom to attract, tendency of an atom to attract the shared pair of electron, tendency of an atom to attract the shared pair of electron, shared pair of electron towards itself in a shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule, 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 ठीक है। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या कंडीशन है समझते हैं उसको। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, उसके बेसिक्स को स्टार्ट करने के पहले हमें यहां पर कुछ बातें समझनी है, और वो बातें क्या क्या है आइए उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहां पर समझना, वो पॉइंट है क्या, देखिए इधर ध्यान से बेटा। हमने जब स्टार्टिंग में वो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते वाला पॉइंट पढ़ा था, उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स होते हैं। बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा, ऐसा बॉन्ड जनरली आयनिक होता है, और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड जनरली कोवेलेंट होता है। आइए पहले यहीं से शुरू करेंगे। आप डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन की जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वहां पर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल लिखा गया है। तो पहले अपन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के ऊपर बात करते हैं। हालांकि रेडियस के टाइम पर भी हमने ये बात करी थी कि जो शेयरिंग या ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान सुनेगा बेटा, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मान लो एक मेटल आ गया सोडियम और एक नॉन मेटल आ गया क्लोरीन, तो बेटा सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, कैटायन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, एनायन। और कैटायन एनायन आमने सामने आए, प्लस माइनस आमने सामने आए, तो जबरदस्त अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा, होना चाहिए। और अट्रैक्शन होगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयनिक। ये आयनिक बॉन्ड क्यों बन पाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के तैयार था और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा था। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की, लेने की। इसकी दोनों ही नॉन मेटल दोनों लेना चाहते हैं। लेगा कब, जब कोई देगा। यहां ये सोडियम दे रहा था तो क्लोरीन ले रहा था, अब यहां दोनों को ही लेना तो कैसे लेंगे, संभव ही नहीं है। तो दोनों को अपना स्टेबिलिटी या ऑक्टेट तो पूरा करना है, और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेना तो है इलेक्ट्रॉन, अब कहां से ले, कोई है ही नहीं देने वाला। तो ये आपस में क्या करते हैं, बोले बराबर बराबर बांटेंगे। क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट, तूफानी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है, संसार का नियम है। जो समझ में आया ठीक है, वरना पोगो देखो और क्या कैसा। अब सुनो, तो बराबर बराबर बांटेंगे। अब बराबर बराबर कैसे बांटेंगे, ध्यान सुनना, आगे कहानी। तो पहली बात तो अपन ने समझी कि नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब मान लो पहला एग्जांपल हमने लिया HF, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बालिका, सीता, गीता, है ना, और फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट। और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और दूसरा हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट। तो पहले तो ये दोनों कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और इसके पास होता है 7। हाइड्रोजन के पास होता है 1 और फ्लोरीन के पास होता है 7। इसे अपना ड्यूप्लेट पूरा करना होता है और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने 10th में ऐसे गोले गोले बनाए होंगे। तो इसने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रख दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रख दिया, बोले अपन ड्यूप्लेट ऑक्टेट पूरा करते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, ठीक। जब ये बॉन्ड बना तो बॉन्ड बनते वक्त इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन अपन ने शेयर करे हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपन ने शेयर करे हैं उसको कहां रखा जाएगा, बीचों बीच रखा जाएगा, ठीक है। अब आइए, हाइड्रोजन ने भी यही करा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसको भी ड्यूप्लेट पूरा करना था, इसको भी ड्यूप्लेट पूरा करना था। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता तो भिखारी हो जाता। दूसरे को राजा बना के थोड़ी भिखारी बनना है ना। हाँ, दूसरा राजा बन जाए, अपन भी बन जाए तो चलेगा, पर ऐसा थोड़ी खुद भिखारी बनकर दूसरे को राजा बना दो, ऐसा नहीं होता जीवन में, ठीक है ना। तो ध्यान सुने, इन्होंने भी शेयरिंग कर ली ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए,
और जब बॉन्ड बनाया तो शर्त क्या लगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को कहां रखेंगे, बीचों बीच रख देंगे। अब ध्यान सुनना आगे की कहानी, ये बॉन्ड तो बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसमें जो आगे की बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं, यहां पर भी एक शेयर्ड पेयर है, यहां पर भी एक शेयर्ड पेयर है। अब जब दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन को कहां रखेंगे, बीचों बीच, इधर देखो, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, ठीक है, बॉन्ड बना लिया, दोनों को खुश हो गए, बोले वाह ऑक्टेट स्टेबिलिटी पूरा। जैसे ही बॉन्ड बना, दोनों की नियत में खोट आ जाती है। क्या आ जाती है, खोट। ये हाइड्रोजन सोचता है इलेक्ट्रॉन तो आ गया बीच में, दोनों उठाओ निकल लो, अपना स्टेबिलिटी पूरा रहा, फ्लोरीन का हो ना हो क्या मतलब है। फ्लोरीन भी ये सोचता दोनों इलेक्ट्रॉन आ तो गए बीच में, उठाओ और निकल लो। ये हाइड्रोजन सोचा, बोले दोनों उठा के निकल लो, दोनों उठा के निकल लो, ये इसी फिराक में बैठे। अब अंधेरा हो गया, दोनों इंतजार कर रहे हैं, है ना। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, इलेक्ट्रॉन रखा। अब दोनों नोटंकी कर रहे सोने की, हाइड्रोजन उधर मुंह करके, फ्लोरीन उधर मुंह करके, इलेक्ट्रॉन कहां रख दिया, बीच में। बोले ठीक है, हाँ इसको सोने दो बस एक बार, ये नींद में आ जाए तो मैं दोनों को उठा के भाग जाऊंगा। वो फ्लोरीन ये सोच रहा है, ये सो जाए तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के भाग जाऊंगा। अब ऐसे घूमे भी क्यों, घूमे तो पता चल गया, तो ऐसा हाथ यूं लेगा पीछे, वो भी हाथ यूं लेगा पीछे। जब हाथ लेगा इलेक्ट्रॉन उठाने के लिए, तो दोनों के हाथ टकरा गए। हो फ्लोरीन बोले अच्छा, तो हाइड्रोजन बोले अच्छा अच्छा बताते तेरे को, रुक जा। अब दोनों को पता चल गया कि दोनों के नियत में खोट है, इलेक्ट्रॉन लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, ठीक है ना। क्योंकि जिस इसके मन में चोर है तो उसको समझ में आ गया ये भी तो वही काम कर रहा है, और इसके मन में चोर उसको समझ में आ गया ये भी वही काम कर रहा है। अब दोनों में हुआ घमासान युद्ध। क्या हो गया, घमासान युद्ध हो गया। लात घूसे जूते चप्पल जो मिल रहा है ना, उठा के एक दूसरे को ठोक पीट के बढ़िया तबीयत से, ठीक है। और दोनों में जब लड़ाई चलती है ना किसी दो एटम के बीच में, तो जीतता कौन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। दोनों में से लाठी किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज मोर पावरफुल, ठीक है। क्यों है मोर पावरफुल, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, पर इतना आपको प्रीवियस नॉलेज से पता होगा कि फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन पावरफुल था, लड़ाई तो करने लग गया, हाइड्रोजन को भी लगा पीट दूंगा इसको, फ्लोरीन को भी लगा पीट दूंगा, दुबला पतला देख के भिड़ गया होगा, है ना। फ्लोरीन ने जोश होता इसको तबीयत से, लात घूसे जूते चप्पल इधर उधर देके, उधर हाइड्रोजन को फेंक दिया, हाइड्रोजन यूं पड़ा हुआ ऐसे। अब हाइड्रोजन पड़ा हुआ एक तरफ, फ्लोरीन ने सोचा हो गया, वो तो पटक दिया उसको इधर, अब इलेक्ट्रॉन उठा के निकल लेता हूं। हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए, निकलने लगा तो चलते चलते थोड़ा सा उसको ऐसा लगा चल नहीं पा रहा हूं, यूं हो गया ऐसे, है ना। तो उसने देखा क्या हो गया, ऐसे कि चल क्यों नहीं पा रहा, उधर देखा तो हाइड्रोजन वानी, हाइड्रोजन उसके चरणों पे गिरा हुआ, यूं पकड़ लिए पैर, हाइड्रोजन ने पैर पकड़ लिए, हाइड्रोजन ने पैर पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए, बोले भाई प्लीज 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 ले ले, तू दोनों ले ले, पर कभी कभार एक आध बार तो प्लीज, मेरा भी तो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वो, है ना। तो ये वाली कंडीशन है, मतलब हाइड्रोजन ने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं दिया, उसके चरणों में पड़ गया, बोले इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं ले जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि ये पावरफुल था, पर हाइड्रोजन उसके चरणों में पड़ा हुआ, भाई प्लीज प्लीज, है ना, ऐसे कभी कभार, ठीक है, वैसा वाला। तो इलेक्ट्रॉन होने थे बीचों बीच, इलेक्ट्रॉन होने थे बीचों बीच, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ना होके किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो डायग्राम बन गया ऐसा कि फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई। बेटा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसके ऊपर डेंसिटी बढ़ गई, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसका हो गया, हाइड्रोजन ने पैर पकड़ रखे, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अगर पूरी तरह से ट्रांसफर होता, हाइड्रोजन वहीं पड़ा होता, तो फ्लोरीन पे क्या लगा था, पूरा माइनस। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन चिपका हुआ अभी भी साथ में, है ना, बोल रहा प्लीज, है ना, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि जब लड़ाई होती है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को लेने के लिए लड़ाई होती है ना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब वो लाठी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव। और जिसका En कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर किसी बॉन्ड के अंदर इस तरह से प्लस और माइनस डेवलप हो गया, क्या इसको आप डाइपोल बोलते हो, दो पोल डेवलप हो गए, डाइपोल डेवलप हो गया। ऐसे बॉन्ड्स
जिसमें चार्ज का सेपरेशन हो जाए। क्या हो जाए? चार्ज का सेपरेशन बोलते हैं इसको ना। प्लस माइनस आया मतलब चार्ज सेपरेट हो गए, प्लस माइनस सेपरेट हो गए, ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता है पोलर बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? पोलर। पोलैरिटी डेवलप हो गई, प्लस माइनस आ गई। अब इधर आइए, यहां पर इसको भी समझ लीजिए ध्यान से। अभी अपन सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस समझते चलिए इसको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, दोनों ने एग्रीमेंट बनाया बराबर बराबर शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का रख दिया बीचों बीच, हाइड्रोजन उधर मुंह करके सो रहा, दूसरा हाइड्रोजन उधर मुंह करके सो रहा, इलेक्ट्रॉन रखे बीचों बीच, इसने हाथ यूं बढ़ाया, इसने हाथ यूं बढ़ाया, दोनों का हाथ टकरा गए, घमासान युद्ध हो गया। युद्ध हो गया, इसने लात घुसे जूते चप्पल बरसा दिए, इसने भी लात घुसे जूते चप्पल बरसा दिए, जिसके हाथ में जो आया वो उठा के पीट दिया, है ना। अब लड़ते लड़ते इसका टी शर्ट फट गया इधर से, उसका टी शर्ट फट गया इधर से, टी शर्ट फटा, इधर जो टैटू था उधर भी वही टैटू था। भाई दोनों क्या निकले? जुड़वा भाई। जब दोनों जुड़वा भाई निकले तो दोनों ने लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म। दोनों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन लेके भागने की जरूरत नहीं, बराबर बराबर शेयर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ना तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को लेकर भागेगा, ना वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को लेकर भागेगा, क्योंकि दोनों के लात घुसे जूते चप्पल बराबर पावर के, दोनों की लाठी बराबर का पावर, भैंस बराबर है ना, सब कुछ बराबर। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और जब किसी बॉन्ड में प्लस या माइनस नहीं आता तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोला जाएगा? चार्ज सेपरेशन होगा तो पोलैरिटी डेवलप होगी, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। अब देखो कुल मिला के ईएन क्या है? ईएन ये है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ खींचने का जो पावर होता है, जो टेंडेंसी होता है किसी भी एटम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ईएन। ध्यान सुनिएगा, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा? आईई। उसके बाद कौन सा पढ़ा? ईए। अब किस पे आ रहे? ईएन पर। ये जो आई और ये प्रॉपर्टी थी ना, ये कैसे एटम की प्रॉपर्टी थी? आइसोलेटेड, अकेले एटम की प्रॉपर्टी होती थी। पर ये प्रॉपर्टी अकेले एटम की नहीं है, इसमें एटम कैसा होगा? बॉन्डेड होगा। तो अब ध्यान सुनना, ये हम लोग ईएन का टॉपिक लास्ट में क्यों पढ़ते हैं? अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आपको एटम को अकेले रखना है कि बॉन्ड बनवाने? बॉन्ड बनवाने। अलग अलग तरह के बॉन्ड बनेंगे, दिले दे के बनेंगे, शेयरिंग करके बनेंगे, कैसे बनेंगे? बॉन्ड बनेंगे। जब बॉन्ड बनेंगे अलग अलग, तो उस बॉन्ड वाले केसेस में आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। और जब आपको वो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी से लड़ाई करनी होगी ना, केमिकल बॉन्डिंग दूसरा जंग का मैदान है। स्टेज 1 क्लियर कर रहे हो, स्टेज 2 में जाओगे तो स्टेज 2 में जाने के लिए कोई पावर चाहिए होगा आपको, जिससे जाके वहां की जंग लड़ोगे, और वो पावर आपको लास्ट में दे दिया जाता है यहां पर ईएन। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ना आप आई का इस्तेमाल कर पाओगे ना ईए का इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तो सारे एटम बॉन्डेड मिलेगा, और ये प्रॉपर्टी बॉन्डेड एटम की है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी बॉन्डेड एटम की है ही नहीं। और इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ना आईई काम आएगा ना ईए काम आएगा। काम आएगा तो कौन आएगा? बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी काम में आएगी, और वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी कौन है? ईएन। इसलिए आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग में जब भी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये वो फलाना ढिमाका जो भी पढ़ोगे आप, ऋतिक रोशन, शाहरुख है ना, काजुल वाजुल जो पढ़ रहे हो, हर चीज के अंदर ना आई काम आएगा ना ईए काम आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी? ईएन। क्योंकि ईएन किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। चलिए डेफिनेशन इसकी लिख ली। उस डेफिनेशन के बाद कुछ पॉइंट्स हम लोगों को यहां पर इसके बारे में लिखना है, जो एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है उसके ऊपर बात करता हूं, ध्यान सुनना। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट कर रहे बेटा? ईएन से, लेकिन इधर ध्यान दे, इसका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज सिंबल काए। चाय काय, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, दिस इज नोन एज काय, ठीक है ना। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? काय। हम लोग बार बार ये है ना, जैसे अगर आपको कहीं पर ऐसे लिख दिया ना ये, तो इसको बोलेंगे काय ए। काय ए का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, या काय बी। पर अपन बार बार ये काय नहीं बनाएंगे, काय 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 क्यों करेंगे? तो अपन ऐसे लिख देंगे एक्स ए एक्स बी। एक्स ए लिख दे मतलब आपको उसको रीड करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी लिख दिया जाए तो आपको उसको क्या रीड करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। लेकिन वो सिंबल एक्चुअल में एक्स नहीं है, क्या है बेटा? काय सिंबल है। लिखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल काय, है ना। सिंबल बना लेना, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा एक्स बना दीजिएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल काय, ठीक है। अब आगे बढ़े,
सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला पॉइंट लिखें, इट इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज अ रिलेटिव टर्म। और आखिरी पॉइंट लिखे, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, सिंबल काय वाली बात तो अपन ने समझ लिया। बाकी जो 3 पॉइंट आपको लिखाए गए उस पर बात करते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट क्या बोला गया है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान सुनना बेटा, वो जो आईई या ईए, इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हमने आई आई, याद करिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या फैक्टर लगाते थे? जेड इफेक्टिव। यहां पर भी जेड इफेक्टिव ही लगेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता था, अट्रैक्शन बढ़ता था, तो आई ईए ईएन सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन याद करो, क्या आईई में लेफ्ट टू राइट जाने पर कुछ एक्सचेंज होते थे? क्या होते थे? S2 P1 P3 P4 में एक्सचेंज होगा। और क्या ईए के अंदर भी एक्सचेंज होता था कि नहीं होता था? होता था। S1 P1 और P2 P3 में एक्सचेंज होगा। ये एक्सचेंज क्यों होता था? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी थी आई आई, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी थी या अकेले एटम की प्रॉपर्टी? अकेले। तो अकेले एटम की जो प्रॉपर्टी थी, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था ना, अकेले एटम की प्रॉपर्टी थी। अब मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा और मेरे कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन जब दो एटम की प्रॉपर्टी की बात चल रही, ईएन, ईएन अकेले एटम की प्रॉपर्टी नहीं, वो दो एटम पे डिपेंड करता है। और इसीलिए इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन, अकेले का कॉन्फ़िगरेशन कोई काम नहीं आएगा। और इसीलिए ईएन जब आप पढ़ोगे ना, तो ईएन में देयर विल बी नो रोल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई में एक्सचेंज होते थे, ईए में एक्सचेंज होते थे, ईएन में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस। पावर बढ़ गया खींचने का, और उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर अगर किसी का बढ़ गया तो उसी की ईएन क्या मानी जाएगी? ज्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला गया आपको? इट इज रिलेटिव टर्म। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जबरदस्त बात है। किसी भी एटम का ईएन फिक्स नहीं होता। आपको वैल्यूज लिखाई जाएंगी, किसी का 3, किसी का 2.5, किसी का कुछ, किसी का कुछ। लेकिन ये वैल्यू एक पर्टिकुलर पैरामीटर के हिसाब से। किसी भी एटम के ईएन का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड। जैसे मैंने, आप लोगों ने अगर पिछले साल थोड़ा सा ईएन के बारे में पढ़ा हो तो आपको इतना पता होगा, कार्बन के बारे में खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता, तो इतना आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, sp हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तीनों ही कार्बन, लेकिन तीनों के ईएन की वैल्यू अलग 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 होगी, कभी भी सेम नहीं होती। तो एक ही एटम का ईएन अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक कंपाउंड ए बी है और एक कंपाउंड बी सी है। ध्यान सुनेगा, इनमें से मैंने बोला इन दोनों में से मान लो इसका ईएन क्या है? ज्यादा, और इसका ईएन क्या है? कम। तो अभी हमारे हिसाब से क्या दिख रहा है हमें? कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। लेकिन जरूरी नहीं कि बी अगर ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हर किसी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है बी और सी में सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो ये जो टर्म है ना कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सिर्फ खुद पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सामने वाले पर भी डिपेंड करेगा। अगर सामने वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती है। ईएन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म। ये दूसरे के हिसाब से डिसाइड होगा, दोनों को कंपेयर करके डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटिशन में आने लायक नहीं, बट हाँ उसका यूज कर सकता है। क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन का जो ईएन होता है ना, नाइट्रोजन का ईएन अभी आपको लिखाया जाएगा थोड़ी देर के बाद, कितना होता है? 3। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज 3। ये बात गलत है बेटा, नाइट्रोजन का ईएन हर कंपाउंड में 3 नहीं होगा। जैसे कार्बन में sp हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन का ईएन अलग 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 होता है, वैसे ही
नाइट्रोजन का भी ईएन अलग, sp हाइब्रिड का अलग होता है, sp2 का अलग होता है, sp3 का अलग होता है। नाइट्रोजन का ईएन किसी से ज्यादा भी हो सकता है, किसी से कम भी होता है, और इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो तो किसी भी एलिमेंट का ईएन कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। ये कैसा होता है बेटा? रिलेटिव होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, उस पर खैर अभी और आगे डिस्कशन होगा जब वैल्यूज की बात होगी। अगला पॉइंट सुनिए, लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। बेटा आई जब अपन ने लिखा था तो आई की यूनिट लिखी थी, ये एनर्जी एक तरह का किलो पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये भी सेम यूनिट, ये भी एक तरह का एनर्जी ही तो, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आई और ये दोनों एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट होती है वो किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ईएन की बात कर रहे हो तो ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? तो रिलेटिव तो एनर्जी भी हो सकती है ना, किसी से कम किसी से ज्यादा। डेफिनेशन पढ़ो जरा ध्यान से, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये एनर्जी है कि टेंडेंसी है? टेंडेंसी है। टेंडेंसी को अगर हिंदी में अपन समझे तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्षमता, ठीक है। आप समझिए प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब किसी की आदत, किसी कुछ हैबिट। मान लो टेंडेंसी, मेरी टेंडेंसी कि मुझे गुस्सा आता है, क्या आता है? गुस्सा। किसी की टेंडेंसी हंसी आने का हो सकता है, किसी का टेंडेंसी प्यार आने का हो सकता है, किसी का टेंडेंसी रोना आने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब मुझे मान लो मेरी टेंडेंसी, मेरी प्रवृत्ति, मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे गुस्सा आता है, किसी से ज्यादा आ सकता है, किसी से कम आ सकता है, किसी के बराबर आ सकता है। लेकिन क्या मैं गुस्से को ऐसा बोल दूं कि 2 किलो गुस्सा आता है, 5 किलो गुस्सा आता है, 10 किलो, मार्केट में गए भैया 50 किलो गुस्सा उधार दे दे, आज एक को मारने जाना है मेरे को, है? ऐसा थोड़ी होता है। ये टेंडेंसी जो होता है ना, टेंडेंसी को सिर्फ आप कंपेयर कर सकते हो कि इस व्यक्ति को उससे ज्यादा गुस्सा आता है, इस व्यक्ति को उससे कम गुस्सा आता है, इस व्यक्ति को लगभग उतना ही गुस्सा आता है, लेकिन उसको 5 किलो गुस्सा आता है, इसको 2 किलो आता है, इसको 6 किलो आता है, ये नहीं कर सकते। ऐसे ही किसी को प्यार आता है, सभी को आता है, उसमें क्या है, ठीक है ना। किसी को ज्यादा आ सकता है, किसी को कम आ सकता है, किसी को किसी के बराबर आ सकता है। मार्केट में गए 10 किलो प्यार दे दे, नहीं देगा, प्याज दे देगा, प्यार नहीं देगा 10 किलो। तो ये ऐसी चीज है ना, ये प्रवृत्ति है बेटा, ये दिस इज टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है। टेंडेंसी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, आप सिर्फ उसको रिलेट कर सकते हो, इससे ज्यादा, उससे कम, उसके बराबर, लेकिन इसको आप मेजर नहीं कर सकते। और इसीलिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक टेंडेंसी है, और टेंडेंसी का कोई यूनिट नहीं होता, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में बेसिक बातें करी, लेकिन अब ध्यान सुनो, मैंने बोला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो किसी ना किसी की लाठी किसी से दमदार होगी, किसी ना किसी की लाठी किसी से कमजोर होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा किसकी लाठी किसकी भैंस? तो उसको पहचानने के लिए एक टॉपिक यहां पर आपको पढ़ना होता है, दैट इज स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर किया गया है, कैसे कैलकुलेट किया गया है, उसको हमें यहां पर समझना है, क्योंकि यही से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेसिकली हम लोगों को हमारे सिलेबस में 2 स्केल पढ़नी होती है। पहला स्केल आता है बेटा पॉलिंग स्केल, और दूसरा स्केल आता है बेटा मुलिकन स्केल, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉलिंग स्केल के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पॉलिंग स्केल ही हमारे मेनली काम में आने वाला है, जो दूसरा स्केल है वो तो सिर्फ अपन नाम मात्र के लिए पढ़ेंगे, लेकिन मेन स्केल इज पॉलिंग स्केल। बेटा ईएन को किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा? काय से, और पॉलिंग स्केल है तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या लिख देते हैं बेटा? एक्सपी, मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान सुनना, पहले ये हेडिंग डालिए, एक स्टेटमेंट बोलता हूं वो लिखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन bond energy oblique resonance energy. It is based on bond energy oblique resonance energy. It is based on bond energy oblique resonance energy. It is based on bond energy oblique resonance energy. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि एटम्स की जो बॉन्ड एनर्जी है या एटम्स की जो रेजोनेंस एनर्जी, उसके बेसिस पे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज लिखेंगे, वो वैल्यूज कैसे निकाली गई है उसका मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। ये आपको लिखना नहीं है जो मैं बता रहा हूं अभी, ये बस समझने के लिए आपको, ताकि बाद में जब मैं बोलूं
कि पॉलिंग स्केल की ये वैल्यू है, तो आपको ये समझ में आ सके कि एक्चुअल में वो वैल्यूज आई कहां से। ठीक है, इधर ध्यान से देखना बेटा, पॉलिंग स्केल जो है ना, एक्चुअल में साइंटिस्ट जो पॉलिंग थे, इनका ये सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये कॉन्सेप्ट लाने वाले यही थे, और इसीलिए इनके स्केल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इनका स्केल सिंपल है एक्चुअल में, आपको पता होगा तो पिछले साल आपने पढ़ रखा होगा कि इस सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू आती है पॉलिंग स्केल, तो वो फ्लोरीन की 4 आती है। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 2 3 4 टाइप की छोटी वैल्यूज है, तो याद करना सिंपल होता है। और साथ ही साथ उसकी जो वैल्यूज है उसमें अगर आपको याद हो तो 0.5 0.5 0.5 0.5 का गैप भी आता है, जिन्होंने पढ़ रखा उनको पता होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएगी वो बातें, ध्यान से देखिएगा। पर इसने ये कैलकुलेशन किया कैसे एक्चुअल में, मान लो एक इक्वेशन लिया, H2 + F2 gives 2HF, ये इक्वेशन ली मैंने, ठीक है। इसको मैंने, इसमें HH का कुछ बॉन्ड एनर्जी होगा, यहां पर फ्लोरीन फ्लोरीन का कुछ बॉन्ड का एनर्जी होगा, और यहां पर HF का कुछ बॉन्ड एनर्जी होगा। जो हमने अभी लाइन लिखी ना, इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है। उनने एक रिलेशन बनाया, उनने क्या सोच के बनाया वो तो वही जाने, उन्होंने एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन ऐसा था, XA माइनस XB, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी समवॉट इक्वल टू 0.208 अंडर रूट EAB स्क्वायर माइनस EAA इंटू EBB। इस तरह का उन्होंने एक रिलेशन बनाया है ना, ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं लिख रहा हूं, बस एक टेंटेटिव आइडिया आपको बता देता हूं तो क्या है, ध्यान समझिएगा। ऐसा एक रिलेशन लिखा होगा। अब इस रिलेशन का मीनिंग समझिए। एक्चुअल में इसको मान लिया मैंने AA का बॉन्ड एनर्जी, AA का बॉन्ड एनर्जी, तो इसकी जो भी बॉन्ड एनर्जी थी ना उसको उन्होंने यहां रख दिया। इसकी बॉन्ड एनर्जी को हमने क्या मान लिया, B की बॉन्ड एनर्जी, उसको उन्होंने यहां रख दिया, और इसको हमने मान लिया AB की बॉन्ड एनर्जी, उसको उन्होंने यहां रख दिया। और ये जो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से वैल्यूज आई, उसको कैलकुलेट करने पर उन्हें मिल गया XA माइनस XB, और इसका वैल्यू मान लो कितना निकल के आया, 1. मान लो ऐसा कुछ निकल के आया, कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगा, जब पुट करेंगे तो ऐसा वैल्यू आ गया। अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन को देखकर क्या आप मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B का वैल्यू बता सकते हो क्या? क्या है बताइए, बता सकते हो तो बता दो, क्या होगा? क्या होगा? है सॉल्व ही नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। अरे मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ते हो ना, एक्स और वाई को सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन चाहिए होती है ना, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान सुनना, अगर इसको सॉल्व करना है तो उन्होंने इसको, उनके पास इक्वेशन एक ही आई क्योंकि फॉर्मूला एक ही डिराइव किया था उन्होंने। मान लो मैं यहां पर एक्स ए की वैल्यू 5 रख दूं और एक्स बी की वैल्यू 3.1 रख दूं, तो क्या वैल्यू अभी भी 1.9 आ जाएगा? अरे बताओ आएगा क्या? इसको मैं 4 कर दूं और इसको 2.1 कर दूं तो क्या यही आंसर आएगा? इसको मैं 3 और इसको मैं 1.1 कर दूं तो क्या आंसर यही आएगा? मतलब अगर मैं इस वैल्यू को लाना चाहता हूं तो दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके अगर ये लाना है तो ऐसे तो करोड़ों ऑप्शन बन सकते हैं। तो मुझे अभी ना तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो उस वैल्यू को पता करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक अजम्पशन माना। क्या माना? अजम्पशन। वो अजम्पशन क्या माना उन्होंने, ध्यान सुनेगा, उन्होंने अजम्पशन माना कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या है, 4। ये उन्होंने अज्यूम किया था। जो आप आज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 पढ़ते हैं तो ये अज्यूम्ड वैल्यू से बेटा। उन्होंने मान लिया कि मान लो एक्स ऑफ फ्लोरीन माइनस एक्स ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है और इसका वैल्यू कितना आना है, 1.9। जब तक इसकी दोनों में से किसी एक की वैल्यू ना पता हो तब तक मैं दूसरे की वैल्यू निकाल नहीं सकता। और उन्होंने अज्यूम कर लिया कि फ्लोरीन का वैल्यू कितना है, 4, और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 1.9। तो क्या इसका वैल्यू हमें 2.1 मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? बेटा मिल जाता है। अब उन्होंने 4 क्यों अज्यूम करा? ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हो सकता है उनका बर्थडे 4 तारीख को आता हो सकता है उनकी बीवी का बर्थडे 4 तारीख को आता हो सकता है उनके पुराने किसी का 4 तारीख को आता हो सकता है उसके परिवार में 4 बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है ना। तो उन्होंने इसका वैल्यू क्या रख दिया, 4 रख दिया, और उसको सॉल्व करने पर उसका वैल्यू कितना आ गया, 1.9। अब देखो उधर उनको दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल गई, फ्लोरीन का हो गया 4, हाइड्रोजन का हो गया 2.1। अब इनकी मदद से उन्होंने और इक्वेशंस बनाई, जैसे मान लो अभी H2 और F2 लिया था, उन्होंने क्या ले लिया, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl।
तो HCl की वैल्यू और इनकी पुट करी, इसका EN उनको पहले पता चल गया था, अब इसकी मदद से किसका EN निकाल लिया, Cl का। ऐसे करते 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 उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स का क्या निकाल दिया, EN निकाल दिया। सारा EN किसकी मदद से निकला, इस रिलेशन की मदद से निकला। तो कल को मैं अगर कोई वैल्यू लिखूं कि इसका EN इतना है, तो अपने दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए आया कहां से, आया कहां से, वो फॉर्मूले से आया। ठीक है, अब सुने आगे। इसमें आपको एक बात बताओ, जनरली ये जो कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी चल रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा, मेटल करेगा, नॉन मेटल करेगा, कौन करेगा बेटा, नॉन मेटल करता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का काम कौन करता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कहां मिलता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक, पी। इसीलिए जब भी EN की बात होती है ना, तो EN ज्यादातर आपको तब काम में आएगा जब नॉन मेटल्स आपको दिखेंगे, और इसीलिए नॉन मेटल्स बहुत जरूरी है। ध्यान सुनना बेटा, हम लोगों ने जब भी पीरियड या ग्रुप पढ़ा, तो हम लोग जनरली कौन कौन से पीरियड पढ़ते बेटा, एक तो सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। या फिर हम कौन सा पीरियड पढ़ते हैं बेटा, थर्ड पीरियड, सोडियम। जब भी ट्रेंड बनाए, चाहे IE रहा हो, रेडियस रहा हो, EA रहा हो, तो हम इनके ट्रेंड्स तो बनाते हैं, वो EN में भी बनाना है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके अलावा ये नॉन मेटल से बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर ले लिया हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जनरली आपको EN में काम आएंगे, खासकर इधर वाले काम में आएंगे। ये हमने बस लिख दिया क्योंकि NCERT इनकी वैल्यूज आपको लिख के देता है, इसलिए इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। बताइए फ्लोरीन का वैल्यू कितना माना गया, 4। क्या नियॉन और आर्गन इनर्ट गैस है कि नहीं है बेटा, है। बताइए इनर्ट गैस बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जब बॉन्ड बनाएगा नहीं तो बॉन्ड एनर्जी किस बात की है, इसकी तो बॉन्ड एनर्जी निकल नहीं सकती। जब बॉन्ड एनर्जी नहीं निकली तो इसका EN कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, और इसीलिए इनके EN को 0 मान लिया जाता, ऑलमोस्ट 0 मान लिया जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाते ही नहीं। तो जब भी EN की बात होगी तो इसको छोड़कर हम बाकियों की बात करेंगे। ध्यान सुनना, अब EN को देखना, इसका 4 है, इधर आते जाइए एक एक करके और 0.5 से कम करते जाइए। 4 से 0.5 कम करा 3.5, फिर 0.5 कम करा 3, फिर 0.5 कम करा 2.5, 2, 1.5 और 1। अब बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर, अभी तो हमारा राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या लगातार बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। क्या यहां पर कोई H2, P1, P3, P4 एक्सचेंज दिख रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता ही नहीं। हाइड्रोजन के EN का कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है बेटा, 2.1। लेफ्ट टू राइट IE बढ़ता है, EA बढ़ता है, EN बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम IE EN कम होगा। 2.11 ये आएगा 0.9। कितना आता है, 0.9। अब देखो यहां पर कितने का चेंज आ रहा था, 0.5 का, यहां पर चेंज आएगा 0.3 का। कितने का चेंज आएगा, 0.3। 0.3 से बढ़ाइए 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहां तक, यहां तक, यहां तक 0.3 से बढ़ाइए। इसके बाद ध्यान सुनना, इसके बाद कसाई का EN बराबर होता है, किसका EN बराबर होता है, कार्बन का पता है कितना है, 2.5। तो बताइए 2.5, इनका EN बराबर होता है। यहां तक 0.3 से बढ़ा, यहां 0.4 से बढ़ा, और आगे 0.5 से बढ़ेगा। नकल का EN बराबर होता है, किसका EN बराबर होता है, नकल। कसाई का EN बराबर, नकल का EN बराबर। ये 4, ये 3, ये 2.5, ये मिलता है 2.8। ठीक है, अब आइए यहां पर 0.9 के बाद 0.8, 0.8, 0.7, 0.7। ये याद हो जाए तो ठीक है, वरना इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। पर ये वाले सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये हेलोजन जरूर याद होने चाहिए, हाइड्रोजन जरूर याद होने चाहिए। आपके सामने EN की वैल्यू सबकी लिख दी गई है। अच्छा, क्या इसको देखकर आप ये बता सकते हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका EN आपको लगभग बराबर दिख रहा है बेटा, हाँ। तो बताइए ऑलमोस्ट सिमिलर EN। मैंने क्या लिखा है, यहां इक्वल लिखा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा है? आपको यहां दिखेगा कि ये 1.5 है, ये 1.5 है, बराबर दिखेगा। ये आपको दिखेगा 0.8, 0.8 बराबर। ये बराबर क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 डेसिमल तक लिया है। 1 के आगे अगर इसकी और वैल्यूज देखोगे तो थोड़ा बहुत मार्जिनली सब में डिफरेंस होता है, इसलिए मैं इक्वल नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर। अब देखो इनमें से जो पेयर्स आपको याद करने, पहला पेयर मैंने आपको बता दिया कौन सा है बेटा, कसाई। कसाई का EN लगभग बराबर है। इसी तरीके से दूसरा कौन बता दिया, नकल। नकल का EN बराबर है। तीसरा बेचारा अलादीन, बेचारा अलादीन। बेचारा अलादीन कहा गया, ये रहा बेचारा, ये रहा अलादीन। डायग्राम देख लेना, ट्राइंगल का ट्राइंगल से मैच होगा, स्क्वायर का स्क्वायर से मैच होगा, सर्कल का सर्कल से मैच होगा। बेचारे अलादीन का
EN लगभग बराबर और इसके अलावा हैरी पॉटर का EN सेम है। हैरी पॉटर याद कर लो, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद कर लो, या पीएच याद कर लो, पीएच स्किल कैसे भी याद कर लो, एचपी का क्या मिलेगा आपको, सेम। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, ऑलमोस्ट सेम। इसके अलावा पोटेशियम रुबिडियम सेम है, सीजियम फ्रांसियम सेम है, लेकिन ये काम आएगा नहीं आपको, जनरली ये 4 पेयर्स काम में आएंगे, तो इनको ध्यान रखें। मुझे बताइए इस पूरे स्केल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी दिख रही है? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा? ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। छापिए इन सबको। अब इनमें से जिसकी जो भी वैल्यू लिखी गई है वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई है, वो जो फॉर्मूला आपको बताया था वहां से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन हमको फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, हमको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए और ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। तो इन वैल्यूज की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आगे बार बार काम आएगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दो वैल्यूज को, तो अपने को वैल्यूज याद होंगी तो ही हो पाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, इसके आगे का डिस्कशन फिर कल ही स्टार्ट करेंगे, समय हो ही गया है, तो लिख लें इसको। राधे राधे बेटे।